हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में अपन जो अपना मोस्ट अवेटिंग चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके यहाँ पे एमसीक्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर में अप्रोक्स 25 एमसीक्यू है और बहुत अच्छे यहाँ पे सारे थ्योरी बेस्ड यहाँ पे एमसीक्यू हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से आराम से पढ़ के यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इसको वीडियो को 2x पे आप 2-3 बार देख लेना, तो उससे क्या रहेगा कि आप जल्दी से गो थ्रू करके आपको एकदम मतलब माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे, है ना। क्या होता है कई बार अपन खुद से मतलब करते हैं ना तो आलस आता है, तो अपन कर नहीं पाते हैं ना। तो 2-3 बार वीडियो जल्दी से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, करके जरूर जाना, क्योंकि अगर इसमें से क्या होता है, कुछ तो यहाँ पे बहुत इजी है, लेकिन कुछ यहाँ पे थोड़ा बोल सकते हैं कि मतलब अगर आप पढ़ के नहीं गए तो आपसे बनेंगे नहीं। इसलिए क्या करना, अपन को 2 से 3 बार उनको अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना, तो अपन को अच्छे से आने लगेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें अपने। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू नंबर 1 से। देखिए, दी क्रेडिट टर्म में बी एक्सप्रेस एज 3/15 नेट 60। तो यहाँ पे क्या अपन को क्रेडिट टर्म्स देके रखिए, कितनी 3/15 नेट 60। इसका मतलब अपन ने पहले ही जब अपन ने इलस्ट्रेशन पढ़े हुए थे तो वहां पे समझा था कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि आपको पेमेंट कितने दिन में करना है, 60 डेज में आपको पेमेंट करना है। अगर आप क्रेडिट में कोई चीज लेके गए तो आपको 60 डेज में आप पेमेंट करना है। और यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप 15 डेज में अगर पेमेंट कर देते तो आपको हम 3% का क्या डिस्काउंट यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इसका ये मतलब रहता था, है ना। आगे पढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट a 3% discount will be granted if the customer pays within 15 days. If he does not avail the offer, he must make payment within 60 days. तो वही इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, सेम बात यहाँ पे रिपीट कर दी है कि इसका मतलब यही है कि वो 3% का डिस्काउंट यहाँ पे देंगे अगर कस्टमर यहाँ पे 15 डेज में पे कर देता है। अगर वो ये वाला चीज अवेल नहीं करता है तो उसको यहाँ पे 60 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आई एग्री विद दी स्टेटमेंट, सेकंड है आई डू नॉट एग्री विद दी स्टेटमेंट, और थर्ड वाला यहाँ पे आई कांट से, है ना। तो अपना सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ये वाला, कि अपन इस वाली स्टेटमेंट से एग्री करते हैं ना। सिंपल था, अगर आपने ये वाला इलस्ट्रेशन किया होगा तो आपको ये चीज समझ में आ रही है ना। ओके, सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। The term net 50 implied that customer will make payment। तो नेट 50 का मतलब अपन को पता होता है क्या है। तो देखिए, अपन को क्या ऑप्शन दे के रखे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली ऑन 50th डे, सेकेंड है बिफोर 50th डे, और थर्ड वाला है नॉट लेटर देन दी 50th डे, और फोर्थ वाला है अपना नन ऑफ दी अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे सी, कि नॉट लेटर देन दी 50 डेज। एग्जैक्टली 50 डेज होता है ऐसा तो नहीं होता है ना। और बी में बिफोर 50 डेज, अगर बिफोर 50 डेज होगा तो इसका मतलब अपन को 49 डेज में करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉट लेटर देन दी 50 डेज, मतलब अपन को 50 डेज के अंदर इसका पेमेंट यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ट्रेड क्रेडिट इज सोर्स ऑफ, अपन को यहाँ पर बताना है कि ट्रेड क्रेडिट किसका सोर्स होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है अपना, कि मीडियम टर्म फाइनेंस होता है, कि स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, नन ऑफ दी यहाँ पे अब होता है। तो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट अपना ना लॉन्ग टर्म होता है ना अपना मीडियम टर्म होता है, इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, है ना, कि कोई जो अपना ट्रेड क्रेडिट होता है तुरंत के तुरंत अपन को यहाँ पे मिल जाता है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर ये वाला अगर आप पढ़ के नहीं जाते तो एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते थे कि स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना। तो उसको एक काम करना, आप इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना कि एक बार जब एग्जाम में जाए तो ये वाला आप देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, दी टर्म फ्लोट इज यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मतलब बोल रहे हैं कि जो टर्म फ्लोट होता है किसमें यूज होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट में होता है, या फिर अपना कैश मैनेजमेंट होता है, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी में होता है। तो सबसे पहले बेसिकली आपको फ्लोट का मतलब यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि फ्लोट का क्या मतलब होता है। फ्लोट का मतलब होता है कि जो अपन ने, मान लीजिए कोई अपन डेटर है अपना, सामान खरीद के गया, तो जो अपन को मतलब क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो उसमें जो टाइम गैप है ना, मतलब सामान खरीद के गया और जो उसने पेमेंट करा, तो उस गैप को यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पे फ्लोट बोलते हैं। बेसिकली फ्लोट यहाँ पे 3-4 प्रकार का होता है, कि जैसे अपन मान सकते हैं बिलिंग फ्लोट होता है, एक अपना चेक प्रोसेसिंग फ्लोट होता है अपना, या फिर बैंकिंग प्रोसेसिंग फ्लोट होता है। मतलब ऐसे 3-4 प्रकार के यहाँ पे फ्लोट होते हैं ना। तो किसमें यूज होता है, कैश मैनेजमेंट पे यहाँ पे इसको अपन यूज करते हैं ना।
जैसे कि मान के चलिए चेक प्रोसेसिंग फ्लोट क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए डेटर ने अपन को क्या दिया, चेक दिया अपन के लिए, तो चेक को प्रोसेस होने में फिर जो अपना अमाउंट क्रेडिट होगा तो उसके बीच में जो टाइम लग रहा है उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे चेक प्रोसेसिंग फ्लोट यहाँ पे बोलेंगे। और बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट किसको बोलेंगे, बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट मतलब जो बैंक ने प्रोसेस मतलब चेक को प्रोसेस करने में जो टाइम लगा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, है ना। ऐसे तीन चार प्रकार के फ्लोट यहाँ पे होते हैं। किसमें यूज होता है, ये यूज होता है अपना एक कैश मैनेजमेंट, है ना। ये भी अच्छा है यहाँ पे एमसीक्यू। ठीक है, फिफ्थ वाले की तरफ चलते हैं यहाँ पे। देखिए, विलियम जे वॉमल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट डिटरमाइन ऑप्टिमल कैश लेवल वेयर द कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर। अपन को बताना है यहाँ पे कि क्या होता है कैरिंग कॉस्ट, और मतलब इस वाले मॉडल में अपना कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होती है, मीडियम होती है, नन ऑफ दी अबव यहाँ पे होती है, या फिर मैक्सिमम होती है। तो क्या होता है इस वाले मॉडल में, इस वाले मॉडल में अपनी जो भी यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट रहती है और जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहती है वो अपनी यहाँ पे मिनिमम रहती है ना, तभी तो यहाँ पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस अपना आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, 5 अपने एमसीक्यू यहाँ पे अपन ने कर लिए। अब जो सिक्स वाला एमसीक्यू है, सिक्स वाला जो एमसीक्यू बहुत अच्छा, यहाँ पे इसको भी आप स्टार मार्क यहाँ पे कर लेना। देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। इन मिलर और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट, आपको बताना है कि जो मिलर और अपना और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट है क्या है यहाँ पे, है ना। अच्छा, ये मतलब सेकंड मॉडल है अपना। देखिए बताना है उसको अपना कि द लोअर एंड अपर लिमिट एंड द रिटर्न पॉइंट ऑफ कैश बैलेंस आर सेट आउट। सेकंड में अपना ओनली अपर लिमिट एंड द रिटर्न पॉइंट आर डिसाइडेड, ओनली लोअर लिमिट एंड रिटर्न पॉइंट आर डिसाइडेड, नन ऑफ द अबव, है ना। बहुत अच्छा है इसको यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला मॉडल क्यों आया था, है ना। सबसे पहले बात तो ये अपन को जानना है यहाँ पे जरूरी है कि जो मिलर और मॉडल अपना यहाँ पे क्यों आया था, है ना। या फिर इसको अपन मिलर ओआरआर मॉडल भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका यूज देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है यहाँ पे। देखिए तो जब अपना कैश फ्लो यहाँ पे अनसर्टेन हो तो उस केस में जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे निकालते हैं, मतलब जब अपना कैश फ्लो बहुत अनसर्टेन चलता है तो उस केस में अपना ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे निकालें, उसके लिए यूज करने के लिए अपना कौन सा मॉडल यूज होता है, उसके लिए अपना मिलर और मॉडल यहाँ पे यूज होता है ना। देखिए जो अपना यहाँ पे बॉमल मॉडल था उसमें क्या था कि जो अपना हाँ बॉमल मॉडल था ना उसमें क्या था अपना कि कैश फ्लक्चुएशन को यहाँ पे अलाउ नहीं करते थे, कि यहाँ पे कैश फ्लक्चुएशन नहीं होता, जबकि ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता ना कि जब अपना क्या बिजनेस में कैश तो फ्लक्चुएट होता ही है ना। तो इसको मतलब जो इस मतलब बॉमल मॉडल की लिमिटेशन है उसको यहाँ पे ओवरकम करने के लिए अपन कौन सा मॉडल लेके आए यहाँ पे, मिलर और मॉडल यहाँ पे लेके आए, मतलब मिलर और मॉडल यहाँ पे लेके आए, वी आर यूज मिलर एंड और मॉडल, है ना। तो इस वाले मॉडल में यहाँ पे क्या होता था, मैं आपको लेके चलता हूँ उसमें, वही जाके समझा दे रहा हूँ। देखिए जस्ट सेकंड। देखिए ये वाला है अपना मिलर और मॉडल। देखिए इसमें क्या होता था, ये वाले मॉडल में देखिए ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें एक अपर कंट्रोल लिमिट है और एक अपना यहाँ पे लोअर कंट्रोल लिमिट है। ये अपना क्या है, कैश बैलेंस है यहाँ पे और यहाँ पे अपना टाइम है। तो क्या होता था इस मॉडल में अपन के लिए, मतलब इस वाले मॉडल में बताते हैं कि जो अपना कैश फ्लक्चुएट होता है तो इसकी भी एक लिमिट है ना कि फ्लक्चुएट कितना हो सकता है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, यहाँ पे एक अपर लिमिट सेट सेट कर दी यहाँ पे और एक यहाँ पे एक लोअर लिमिट सेट कर दी, मतलब इस वाली लिमिट से यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकता और इस वाली नीचे की लिमिट सेट कर दी कि इससे नीचे नहीं जा सकता। तो जो अपर आया मतलब इस वाली लिमिट से ऊपर जाएगा तो अपन क्या करते हैं, मतलब जब इस वाली लिमिट से यहाँ पे अपना कैश ऊपर जाएगा तो उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाली लिमिट से ऊपर जाएगा तो उसको अपन यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है उसको अपन क्या कर देते हैं, परचेज कर लेते हैं। उससे अपना क्या रहता है, जो अपना कैश है ना वो अपना एक रिटर्न पॉइंट तक यहाँ पे आ जाता है ना। और जब क्या होता है कि अपना कैश यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोअर लोअर कंट्रोल लिमिट तक पहुंच जाता है तो अपन क्या करते हैं, जो अपन ने सिक्योरिटी यहाँ पे परचेज की थी उसको अपन क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे वापस अपना रिटर्न पॉइंट तक यहाँ पे आ जाता है ना। तो अपना कैश मैनेजमेंट में यूज होता है और यहाँ पे तीनों लिमिट रहती है, अपर कंट्रोल लिमिट, रिटर्न पॉइंट और अपने यहाँ पे लोअर कंट्रोल लिमिट, है ना। ओके, चलते हैं अपना एमसीक्यू पे।
ठीक है, देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा ए, है ना। जो मिलर और ओआरआर मॉडल है उसमें तीनों लिमिट यूज होती है अपनी, लोअर, अपर लिमिट और जो रिटर्न पॉइंट है वो अपना कहाँ पे यूज होता है, कैश बैलेंसेस में अपना यहाँ पे यूज होता है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। तो अब चलते अपना नेक्स्ट की तरफ, जो कि अपना सेकंड। तो वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज, मतलब वर्किंग कैपिटल को डिफाइन किया गया है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटी ओवर करंट असेट। थर्ड वाला है एक्सेस ऑफ फिक्स असेट ओवर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या फिर नन ऑफ दी। और तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर है अपना ए। क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पे एट की तरफ क्या बोलता है, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और अपना यहाँ पे रिवॉल्विंग कैपिटल। अफोरसेड स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, है ना। तो इसमें दो टाइप की कैपिटल होती है, उसमें से एक होता है कि उसको अपन बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल यहाँ, और उसको मतलब सेकंड बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और उसको रिवॉल्विंग कैपिटल भी यहाँ पे बोलते हैं। दोनों ने डायरेक्टली बोल दिया कि वर्किंग कैपिटल को इन तीन नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ए, ठीक है। नाइन्थ वाले की तरफ चलते हैं। दी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आर, मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। तो क्या क्या देके रखा है अपन को यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड है अपना टू मीट डे टू डे करंट ऑब्लिगेशन, थर्ड वाला है इंश्योरिंग मार्जिनल रिटर्न ऑन करंट एसेट इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपना फोर्थ वाला क्या है, सिलेक्ट एनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना बी। वर्किंग कैपिटल का अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अपनी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको अपन क्या कर पाए यहाँ पे, और उसको मैनेज यहाँ पे कर पाए। तो सही आंसर हो जाएगा अपना बी, ठीक है। अपना टेंथ वाले की तरफ चलते हैं यहाँ पे। देखिए द टर्म ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज, मतलब जो अपना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल उसको किस नाम से जाना जाता है, मतलब इस नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट में ऑप्शन दे के रखा है द इन्वेस्टमेंट इन करंट लायबिलिटी, द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और अपना थर्ड वाला इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, और डी अपना नन ऑफ दी अवधि की। तो अपना जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जो अपना करंट असेट यहाँ पे होता है उसको अपन क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको अपन यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हो जाएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे सी, ठीक है। बहुत इजी इजी से, ऐसा नहीं बहुत ही टफ है। हाँ एक दो है मतलब यहाँ पे जो ट्रिकी दे के रखे हैं, तो उनको अपन को अच्छे से यहाँ पे करना है ना। चलते 11th की तरफ यहाँ पे। देखिए द टर्म नेट वर्किंग कैपिटल रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं कि जो नेट वर्किंग कैपिटल उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन करंट असेट, मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट हो जाएगा अपना यहाँ पे करेक्ट, है ना, बिल्कुल। मतलब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है ना, मतलब इस वाले चैप्टर की, तो आपसे मतलब बहुत सारे एमसीक्यू इसमें से बन जाएंगे, है ना। ट्वेल्थ वाले की तरफ यहाँ पे चलते हैं। द टर्म कोर करंट एसेट वाज कॉइन्ड बाय अपनी कोर कमेटी, टंडन कमेटी, जिलानी कमेटी, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे अपन ने जिलानी कमेटी तो कहीं पे भी पढ़ा ही नहीं है इस वाले पूरे चैप्टर में। तो ये वाला तो अपना यहाँ पे सी गलत ही हो जाएगा, है ना। जो कोर करंट एसेट का कंसेप्ट है किसने दिया था ना अपन को, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा टंडन कमेटी। मतलब किसने दिया था कोर करंट एसेट का यहाँ पे कंसेप्ट, वो अपन को यहाँ पे टंडन कमेटी ने यहाँ पे दिया था, है ना। फिर चलते हैं अपन 13 की तरफ। देखिए 13 में क्या बोलता है, द कंसेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल रिफर टू द एवरेज टाइम विच लैप्स बिटवीन एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फाइनल कैश रिलाइजेशन। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है ना ऑपरेटिंग साइकिल का, उसका क्या मतलब होता है कि जो टाइम लगता है ना मतलब रॉ मटेरियल को एक्विजिशन करने से लेके जो अपना फाइनल कैश रिलाइजेशन तक, तो उस स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, करेक्ट है अपना, इनकरेक्ट है, पार्शियली ट्रू है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपना ए करेक्ट, है ना। कि जो रॉ मटेरियल का एक्विजिशन से लेके फाइनल रिलाइजेशन तक जो टाइम लगता है उसको ये अपने यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे बोलते हैं। तो अपने यहाँ पे 13 तक हो गए। आइए 14 यहाँ पे करते हैं। देखिए as a matter of self-imposed financial discipline can be there be a situation of zero working capital nowadays in some of the professionally managed organization। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर अपन
यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई प्रोफेशनली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को सेल्फ इम्पोज करें, मतलब अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अगर वो यहाँ पे सेल्फ इम्पोज करें, तो क्या यहाँ पे जो अपना वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पे उस सिचुएशन में जीरो हो सकता है क्या? हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा यस, हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मतलब जहाँ पे वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ऑनलाइन बिजनेस हो गए, कुछ जैसे बोल सकते हैं टीचिंग इसका एग्जांपल हो सकता है कि उसमें मतलब अपना वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है, या फिर उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि बिल्कुल नहीं पड़ती है ना, ऐसा मतलब एक एग्जांपल हो सकता है। उसको आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि मान मान के चलिए, या फिर बोल सकते हैं कि अपन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो उस पर तो अपन कोई वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, तो उसका ये सही एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा। 14 भी अपना यहाँ पे चला। तो 15 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए, ओवर ट्रेडिंग अराइज व्हेन अ बिजनेस एक्सपांड बियॉन्ड द लेवल ऑफ फंड अवेलेबल, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट, पार्शियली करेक्ट, और या फिर बोल सकते हैं आई कांट से। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ओवर ट्रेडिंग तब अराइज होती है ना जब मतलब जो अपना फंड अवेलेबल है उससे अपन उससे ज्यादा ही उसकी बियॉन्ड अगर अपन बिजनेस को यहाँ पे एक्सपांड यहाँ पे करते हैं, मतलब जितना अपना फंड अवेलेबल है उससे ही ज्यादा अपन ने बिजनेस को एक्सपांड यहाँ पे कर दिया, तो उसको यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। तो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, करेक्ट है ना। ये मतलब ये वाला जो कुछ एमसीक्यू यहाँ पे वो रिलेटेड नहीं है अपना मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से, बस अपना ऐसा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करते हैं। इसको अपन जो है ना, ये वाला अपन बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट से ही थोड़ा यहाँ पे रिलेटेड है, मिलता जुलता, ठीक है। अब चलते हैं 16 की तरफ, क्या बोलते हैं, अ कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी कॉल्स फॉर हाई लेवल ऑफ करंट एसेट इन रिलेशन टू सेल्स, मतलब कह रहे हैं कि जो अपनी जो कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी उसमें हाई लेवल ऑफ करंट एसेट यहाँ पे होता है रिलेशन टू सेल्स। इसको आप एग्री करते हैं या फिर इसको डोंट एग्री करते हैं या फिर आई कांट से। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि आई एग्री, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पढ़ा था तीन, अपन ने यहाँ पे चीजें पढ़ी थी, कंजर्वेटिव पढ़ा था अपन ने, मॉडरेट पढ़ा था, और अपन ने यहाँ पे एग्रेसिव पढ़ा था, है ना। तो इसमें क्या था मतलब कंजर्वेटिव में इसमें अपन करंट एसेट को ज्यादा रखते थे, फिक्स एसेट को अपन यहाँ पे कम रखते थे, मॉडरेट में दोनों को अपन इक्वल रखते थे, है ना। और एग्रेसिव में क्या करते थे, करंट एसेट को कम रखते थे और फिक्स एसेट को अपन ने यहाँ पे ज्यादा रखते थे। अगर आपको याद हो, अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में यहाँ पे पढ़ा था। तो जिसमें अपना करंट एसेट क्या रहे, करंट एसेट जिसमें ज्यादा रहे तो अपन उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी यहाँ पे बोलेंगे, है ना। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा टफ यहाँ पे नहीं था। 17 की तरफ चलते हैं, देखिए, the term working capital leverage refer to the impact of level of working capital on company profitability. This measure is responsible for ROCE for changes in the current asset. तो इसका अपन एग्री बोलेंगे, डोंट एग्री बोलेंगे, या फिर दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो वर्किंग कैपिटल लिवरेज होती है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे वर्किंग मतलब कंपनी की वर्किंग कैपिटल प्रॉफिटिबिलिटी पे पड़ता है। इससे अपन मेजर कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है आरओसी के लिए, है ना, आरओसी फॉर चेंजेस इन दी करंट असेट, है ना। तो उसका अपन क्या बोलेंगे, इसके लिए अपन एग्री करेंगे। जब अपन यहाँ पे ये वाली निकालते हैं ना अपन, जो ऊपर पड़ी यहाँ पे कंजर्वेटिव, मॉडरेट और यहाँ पे एग्रेसिव, अगर करंट एसेट अपनी ज्यादा कम होती है ना तो उसका अपना इफेक्ट किस पड़ता है, वर्किंग कैपिटल पे अपना पड़ता है ना। क्योंकि अपन इसमें भी अपन क्या करते थे, जब अपन कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव पॉलिसी निकालते थे तो इसमें भी अपन आरओसी निकालते थे। तो अगर वो कम ज्यादा रहेगी ना तो उसका अपना जो इम्पैक्ट है किस पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल पे पड़ेगा, है ना। तो इसका अपन क्या करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आई एग्री। ओके, यहाँ पे अपने 17 कंप्लीट कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ यहाँ पे चलते हैं, 18 की तरफ। देखिए, the term spontaneous source of finance refer to the finance which naturally arise in the course of business operation. The statement is A correct, B incorrect, C partially correct और D है अपना I can't say, है ना। जो अपन ऊपर ही पढ़ के आए कि टर्म स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंस के टर्म है कि जो नेचुरली अराइज होता है। तो अपन ने इसका पढ़ा था ना, इसका मतलब क्या पढ़ा था अपने, ट्रेड क्रेडिट। तो अपना क्या होता है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, वो अपना कितना नेचुरली अराइज होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, है ना। अभी पढ़ के आए ना अपन, यहाँ पे थर्ड वाला था आई थिंक, थर्ड वाला थ्री,
यहाँ पे है ना, ट्रेड क्रेडिट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है जो कि अपना नेचुरली अराइज होता है ना, इसके लिए कुछ अपन को करना नहीं पड़ता है। तो अपना 18 यहाँ पे होगा, 19 की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए, अंडर hedging approach of a financing of working capital requirement of a fund, each asset in the balance sheet side would be offset with a financing instrument of the same approximation maturity. This statement is incorrect, B correct, C partially correct और D I can't say। तो अपन को देखे ना, मैक्सिमम अपना जो भी यहाँ पे क्या हो, जो मैक्सिमम एमसीक्यू अपना इसमें वही करेक्ट एंड करेक्ट टाइप यहाँ पे आए हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अपना हेजिंग अप्रोच होता है ना फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, उसमें क्या होता है, ईच असेट इन दी बैलेंस शीट एसेट, मतलब ईच असेट इन दी बैलेंस शीट, मतलब जो असेट साइड रहता है ना बैलेंस शीट का, और उसको अपन ऑफसेट होना चाहिए किससे, फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम अप्रोक्सीमेशन मैच्योरिटी। मतलब यहाँ पे जो असेट साइड रहता है, मतलब बेसिकली यही कहने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि जो असेट साइड रहता है वो किसके कंपेरिजन होना चाहिए, मतलब जितनी अपनी असेट्स है उतनी अपनी क्या होनी चाहिए, लायबिलिटी अपनी यहाँ पे होनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, है ना। मतलब अपन ऐसे ही समझ सकते हैं कि देखिए, बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए, जैसे कि मान के चलिए अपना यहाँ पे करंट एसेट है, ठीक है, या फिर करंट एसेट नहीं मान के सकते यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे सेविंग अकाउंट है ना, बैंक के पास यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, इसमें कुछ मान के चलिए 10 लाख रुपए है ना। और जो अपना यहाँ पे, तो इस 10 लाख रुपीज को अपन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपन ने 10 लाख रुपीज के लिए इसको लोन दे दिया किसी को, है ना, किसी को अपन ने लोन दे दिया 10 लाख का, कितने, एक ईयर के लिए, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसा डला है तो हो सकता है जो आपका कस्टमर है वो अब कुछ टाइम बाद ही उसको निकालने आ जाए या फिर मांगने आ जाए, है ना। तो उसको अपन इस वाली मतलब जो भी अपना असेट है इसको अपन ऑफसेट नहीं कर सकते इस करंट लायबिलिटी के लिए। इसके लिए अपन क्या हो सकता है, इसके लिए अगर मान के चलिए कोई एफडी पड़ी है अपने पास बैंक पर, जो मान के चलिए 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए लोन के लिए अपन यहाँ पे दे सकते हैं ना। ऐसा नहीं कर सकते कि जो सेविंग अकाउंट है उससे अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे लोन दे दिया, तो मतलब जो अपनी असेट है उसके कंपेरिजन में ही अपनी क्या होनी चाहिए, उसके कंपेरिजन में ही अपनी यहाँ पे लायबिलिटी होनी चाहिए, है ना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं 21 की तरफ। यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट इज अ negotiated source of finance, hybrid source of finance, spontaneous source of finance, at D none of the। अब तो अपन ने बहुत बार 2 बार पढ़ लिया है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, इसमें अपना स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पे होता है, मतलब शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ओके, 21 की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं। फैक्टरिंग इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग whereby a firm sells its trade debts at a discount to a financial instrument। The statement is correct, B अपना incorrect, C partially incorrect, D अपना I can't say। तो फैक्टरिंग का मैंने आपको जब इलस्ट्रेशन पढ़ाए थे ना, तभी इसका फैक्टरिंग का मतलब बताया था कि फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है। फैक्टरिंग का मतलब एक फैक्टर रहता है, वो किसी भी फर्म से उनके डेटर को क्या कर लेता है, डेटर को यहाँ पे मतलब फर्म से बोलता है कि आप अपने डेटर हमें दे दीजिए मतलब कुछ डिस्काउंट पे। तो क्या करता है कि उस डेटर को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, फैक्टर की हो जाती है। मतलब इसमें भी 2 प्रकार के रहते हैं, उसमें कौन कौन सा रहता है, एक रिकोर्स वाला रहता है, एक नॉन रिकोर्स वाला रहता है। रिकोर्स वाले में क्या होता है कि अगर अपन डेटर को कलेक्ट करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने क्लाइंट की जिम्मेदारी रहेगी। और नॉन रिकोर्स में क्या करता है कि डेटर को अपन कलेक्ट कर पाए फैक्टर या फिर नहीं कर पाए, इसमें सिर्फ फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि फैक्टरिंग ऐसी मेथड है जहाँ पे अपना जो फर्म रहती है वो सेल कर देती है अपने ट्रेड डेटर्स को डिस्काउंट पे। मान के चलिए 1,000 का यहाँ पे डेटर है, तो वो अपना 900 रुपए में सेल कर देगी कि आप फिर आप जानिए यहाँ पे आप चाहे आप इसको कवर कर पाए या फिर नहीं कर पाए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो रिकोर्स वाला है या फिर नॉन रिकोर्स वाला है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट वाला 22। अब फैक्टरिंग अरेंजमेंट कैन बी बोथ विद रिकोर्स एज वेल एज विदाउट रिकोर्स, है ना। तो अभी अपन को पता ही है, मैंने अभी बताया फैक्टरिंग अरेंजमेंट में अपना दोनों टाइप होता है, रिकोर्स वाला भी होता है, विदाउट रिकोर्स वाला भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रू। तो रिकोर्स में अपना क्या होता है, रिकोर्स में होता है कि इसमें अपनी फैक्टर की जिम्मेदारी नहीं रहती है। अगर
क्या होता है कि अगर रिकवर नहीं कर पाता है, जैसे उसने यहाँ पे परचेज किए फैक्टर ने अपने डेटर, और अगर वो उनको रिकवर नहीं कर पाते तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी, वो क्लाइंट की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन नॉन रिकोर्स में क्या होता है, नॉन रिकोर्स में कि अगर एक बार उसने परचेज कर लिए तो चाहे वो डेटर को कलेक्ट यहाँ पे कर पाए या फिर नहीं कर पाए, उसका पैसा डूब जाए, इसमें किसकी जिम्मेदारी, खुद फैक्टर की यहाँ पे जिम्मेदारी रहेगी। तो आप कहेंगे सर फिर इसमें फायदा क्या रहेगा उसके लिए, इसमें डिस्काउंट ज्यादा देता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर इसे 1,000 रुपए का डाटा है अपना, तो उससे क्या रहेगा, उसको मान के चलिए कि उसको 700 रुपए में ही यहाँ पे वो क्या कर ले, परचेज कर ले। नॉन रिक्वेस्ट में क्या रहेगा कि 700 की जगह कितने मिल जाएंगे, 700 की जगह 900 यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं 23 की तरफ यहाँ पे। तो देखिए, बैंक फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल विल जनरली बी इन दी फॉलोइंग फॉर्म, मतलब जो बैंक फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल है इनके फॉर्म में होती है, कैशकेड के फॉर्म में, ओवर ड्राफ्ट के फॉर्म में, बिल डिस्काउंटिंग में, बिल एक्सेप्टेंस, लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बैंक गारंटी। तो अपन ने जनरली इसी फॉर्म में पढ़े हैं कि जो अपनी वर्किंग कैपिटल है अपनी इस वाली फॉर्म में यहाँ पे रहती है ना, जो मतलब जो बैंक काम करता है। तो उसका अपन क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई एग्री, हम एग्री करते हैं कि इस फॉर्म में यहाँ पे रहती है। 24 की तरफ चलते हैं। देखिए, when the item of inventory are classified according to the value of usage, the technique is known as अपना ए यहाँ पे XYZ एनालिसिस, बी अपना ABC एनालिसिस, सी अपना DEF एनालिसिस, या फिर नन ऑफ दी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ABC एनालिसिस। क्वेश्चन में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं तो इन्वेंटरी को अपन क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ यूसेज, तो इस टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ABC एनालिसिस यहाँ पे बोलते हैं। 24 होगा यहाँ पे। 25 की तरफ चलते हैं। When a firm advise its customer to mail their payment to special post office collection center, the system is known as, क्या कह रहे हैं कि जब अपनी कोई फर्म है, मतलब फर्म वो एडवाइस करती है कस्टमर को कि जो अपना पेमेंट है वो क्या कर दे, मेल कर दे, किसको, स्पेशल पोस्ट ऑफिस कलेक्शन सेंटर को। सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को अपन यहाँ पे बोलेंगे अपना लॉक बॉक्स सिस्टम, है ना। वाले सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, लॉक बॉक्स सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे 25 एमसीक्यू थे, अपन ने सारे एमसीक्यू कर लिए। इसको मतलब 25 to 30 मिनट ही लगा है। अगर आप इसको 1.5x या 2x स्पीड में देखेंगे तो अपना 15 मिनट में अपना आसानी से हो जाएगा। अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेते हैं तो क्या रहेगा, अपना बहुत अच्छे मतलब दिमाग में पूरे एमसीक्यू फिट हो जाएंगे यहाँ पे, और दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि कई बार क्या होता है कि अपन को बहुत आलस आता है और अपन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक बार ईयरबड्स लगाए कान में और 2-3 बार सुन लिया, चलते चलते भी सुन लिए तो भी अपने यहाँ पे हो जाए। क्या होता है कि स्टडी मेट में से ही कई बार अपने एमसीक्यू आ जाते हैं ना, तो जो अगर आपने 1-2 बार ही पढ़ ली ना तो आपको एग्जाम में आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने इस वाले चैप्टर के अपन ने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो उसकी जो केस स्टडी है वो भी अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और जो भी इससे मतलब इस जो भी अपन यहाँ पे क्लास ले रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट करते जाता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। इससे क्या रहेगा, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब आप अपने से ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।